क्लास। आज आपको ज्योग्राफी में थर्ड लेसन समझा रहे हैं जिसका नाम है जल संसाधन। ये सभी जानते हैं जल अपने लिए बहुत ही आवश्यक है और ये संसाधन भी कहा जाता है क्योंकि प्रकृति के द्वारा दिया हुआ होता है। देखिए, जल जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पृथ्वी पर विद्यमान समस्त जंतु और वनस्पतियाँ जल के माध्यम से ही अपनी समस्त जैविक गतिविधियाँ सुचारू रूप से संपन्न करती हैं। बिना जल के जैविक गतिविधियों का संपन्न होना असंभव है। अलवणीय जल संपन्न होना असंभव है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा है, किंतु इसमें मीठा जल इसका हिस्सा बहुत कम है और ये सतही अपवाह या भूगर्भ जल स्रोत से ही प्राप्त होता है। जलीय चक्र के द्वारा जल स्रोतों का नवीनीकरण एवं पुनर्भरण होता रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ होने के बाद भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2025 में लगभग 20 करोड़ लोगों को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अतः पृथ्वी पर इतना जल है, फिर भी मनुष्य के लिए जल की समस्या आ सकती है। और देखिए, समझिए, एक्स्ट्रा जोन में जो समुद्र का जल होता है वह नमक से युक्त होता है, तो ये सामान्य प्रयोग के लिए उपयोगी नहीं होता है। जबकि हम पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जल के होने की बात करते हैं, तो इसी जल की बात कर रहे होते हैं। अब धरातल के लेकिन ये जो पानी हमारे उपयोग के लिए नहीं होता। अब धरातल के नीचे चट्टानों की दरारों व छिद्रों में स्थित जल भौम जल या भूगर्भ जल कहलाता है। यह जल पीने के लिए उपयुक्त होता है। धरातल पर स्थित जो विभिन्न जल के स्रोत हैं वो नदियाँ, झीलें, नहरें या जलाशय, सतही अववाह ये कहलाती हैं। इनके द्वारा जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.41% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। मतलब यहाँ पर धरातलीय क्षेत्र तो 2.45% है, जल संसाधन का 4% पाया जाता है और जनसंख्या का 16% पाया जाता है। अब देश में एक वर्ष में वर्षा से कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर होती है और धरातलीय जल और पुनः पूर्ति के लिए भौम जल है वह 1869 घन किलोमीटर प्राप्त है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन है वह 1122 घन किलोमीटर है। अब ये नीचे देखिए एक्स्ट्रा शॉट में, जब वर्षा होती है तो भूमि की सतह से जल विभिन्न शैलों से रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है और वह भौम जल का हिस्सा बन जाता है और इसी के लिए आपको हम पुनर्भरण कहते हैं। अब जल समुद्र, झील, तालाब एवं खेतों आदि से वाष्प बनकर उड़ता रहता है और जब वाष्प वायु में संगठित होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और इस प्रकार जल एक चक्र के रूप में गतिशील रहता है। इसे हम जलीय चक्र कहते हैं। जिन शैलों में होकर भूमिगत जल प्रभावित होता है उन्हें जलभृत अथवा जल से भरा कहते हैं। अब देखिए, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल की कमी को ही जल दुर्लभता कहा जाता है। भारत में वर्षा में वार्षिक और मौसम परिवर्तनों के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय व स्थान के अनुसार अत्यधिक विभिन्नता विद्यमान है।
जैसे उदाहरण के लिए भारत के मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है और वहीं राजस्थान का मरुस्थल सूखा है। तो ऐसी असमान जो वितरण के लिए मानव की गतियां भी जिम्मेदार है। इस कमी और जल की अधिकांशतः कमी, इसके अतिशोषण और अत्यधिक प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण के ये कारण होती है। भारत की जनसंख्या में बहुत तीव्रता से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जल की मांग में भी लगातार वृद्धि हो रही है और जल की बढ़ती मांग और उसका असमान वितरण ये जल दुर्लभता का कारण बनता जा रहा है। सिंचाई और औद्योगिकरण, जल की उपलब्धता जनसंख्या के लिए केवल घरेलू उपयोग, अनाज उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। मतलब केवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि अनाज के उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। और सिंचित उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा दोहन किया जा रहा है और सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की जा रही है। अब शुष्क ऋतु में भी कृषि से की जा सकती, और अब क्या है, इस समय हम शुष्क ऋतु में कृषि की हम खेती अब कर सकते हैं। भारत के अधिकांश किसान अपने खेत की सिंचाई निजी कुओं एवं नलकूपों से करके कृषि के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। सिंचाई में जल के अत्यधिक प्रयोग से भौम जल का स्तर नीचे गिर रहा है, जिससे जल की लगातार कमी होती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण भी हो रहा है। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अतिरिक्त संचालन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। ऐसी स्थिति में जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। अब देखिए शहरीकरण और जल प्रदूषण। शहरीकरण और जल प्रदूषण के कारण भी जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि हुई है, उससे संबंधित समस्याएं भी बढ़ गई हैं। अधिक जनसंख्या जल संसाधनों का उपयोग कर रही है और उपलब्ध जल संसाधनों को प्रदूषित भी कर रही है। अब जल प्रदूषण एक बहुत ही विकट समस्या है। जैसे देखिए, ये औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में उपयोग किए गए उर्वरकों द्वारा ये प्रदूषित होता है। अब ऐसा जल मानव के उपयोग के लिए सब बहुत ही हानिकारक है। अब समुचित जल प्रबंधन, अब इतना हम करेंगे, हमें जल के बचाने के लिए हमें उसको जल का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। तो देखिए, भारत में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पेयजल एवं कृषि फसलों की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन जल की आपूर्ति लगातार घट रही है। अब अत्यधिक जल के मतलब बहुत शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में इसके असमान वितरण के कारण इस जल संरक्षण की और प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकृत होने से बचाने के लिए भी समुचित जल का प्रबंधन आवश्यक है। कृषि आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनजीवन खतरे में है। इस स्थिति का समाधान तभी हो सकता है जब समुचित जल प्रबंधन किया जाए। तो जल का प्रयोग तो अधिक से अधिक बढ़ रहा है। फसलों का उगाना जल की उपलब्धता पर ही निर्भर है। जल पीने, घरेलू उपयोग के लिए भी प्रयुक्त होता है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या और शहरी जीवन शैली के कारण जल की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भविष्य में स्वच्छ जल की निर्बाध विद्युत आपूर्ति,
सुनिश्चित करने के लिए समुचित जल प्रबंधन अनिवार्य है। और ये देखिए एक्स्ट्रा जोन में भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा यमुना कोई भी अब शुद्ध नहीं रह गई है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर बहुत ही दुष्प्रभाव है और हर दिन ये ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इससे सारा जीवन खतरे में है। अब बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल प्रबंधन। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अन्वेषणों, ऐतिहासिक अभिलेखों से इस बात की जानकारी मिलती है कि भारत ने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों व मलबों से बांध, जलाशय, झीलों के तटबंध, नहरों जैसी जलीय संरचनाएं बनाई जाती हैं। आधुनिक भारत में भी इनका निर्माण होता रहा है। अधिकतर नदियों के बेसिनों में अति आधुनिक बांधों का निर्माण किया गया है। परंपरागत बांध नदियों वर्षा का जल एकत्रित करने के बाद उसे सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते थे। वर्तमान समय में बांध केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू व औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन, कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, मत्स्य पालन, भूमि अपरदन पर प्रभावी नियंत्रण आदि। मतलब इसी कारण बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। मतलब बांध बनाने का केवल एक ही उद्देश्य नहीं होता, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो भी हमने यहाँ पर पढ़े थे। तो इसीलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। यह एकत्रित जल का समन्वित उपयोग होता है। इस जल को जो एकत्र बांध बना के एकत्र कर लेते हैं, उनका हम कई रूप में उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सतलज अभ्यास बेसिन में स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना यह जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई जैसे उद्देश्यों को पूरा करती है। तो महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना है। यह जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वित रूप है। मतलब इससे जल का एकत्रीकरण होता है और बाढ़ भी नियंत्रित होती है। अच्छा, अब हम बहुउद्देशीय परियोजना और विरोध इसके बारे में समझेंगे। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ की गई ये जल संसाधन प्रबंधन पर आधारित परियोजनाओं को देश को विकास समृद्धि के मार्ग पर ले जाने वाले कारक के रूप में समझा गया। अब नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ कहा है। उनका मानना था कि परियोजनाओं के कारण कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीकरण अर्थव्यवस्था का समन्वित विकास होगा। अगर हम ऊपर की इसमें दृष्टिकोण के जो उपरोक्त दृष्टिकोण के कारण भी थे, तो लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं व बड़े वाहन कई नकारात्मक कारणों से विरोध का विषय बन गए हैं। नदियों में बांध बनाने एवं उनका बहाव नियंत्रित करने से प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तल छट का बहाव भी अवरुद्ध या कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक तल छट जलाशय की तली में जमा होता रहता है, जिसके कारण नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी के जलीय जीव आवासों में भोजन में कमी हो जाती है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं हेतु बनाए गए बांध नदियों को कई टुकड़ों में बांट देते हैं। इसके कारण अंडे देने की ऋतु में तो जलीय जीवों का नदियों में आवागमन भी रुक जाता है। बाढ़ के मैदानों बनाए जाने वाले जलाशयों के द्वारा वहाँ विद्यमान वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा क्षति होती है। अब स्थानीय लोगों का विस्थापन एवं बाढ़ में वृद्धि। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलनों
जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर स्थापित होने के कारण हो रहा है। प्राय स्थानीय लोगों को राष्ट्र हित में अपनी भूमि एवं आजीविका का त्याग करना पड़ता है। बहुउद्देशीय परियोजना पर उठाई गई अधिकांश आपत्तियां उनके उद्देश्यों में असफल हो जाने पर हैं। जिन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है, उन जलाशयों में तलछट के जम जाने से वहाँ वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में तो बड़े बांध भी अनेक बार बाढ़ नियंत्रण में भी असफल रहते हैं। अब मृदा का लवणीकरण व निम्नीकरण देखिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं द्वारा फसलों में अत्यधिक पानी लगने से अनेक क्षेत्रों में फसल प्रारूप से अधिक परिवर्तन हो रहा है। इन क्षेत्रों में किसान जल गहन एवं वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं में लवणीकरण जैसी गंभीर परिस्थिति एवं समस्या उत्पन्न हो गई हैं। बांधों के जलाशय में तलछट जमा होने का अर्थ है कि ये एक प्राकृतिक उर्वरक है और बाढ़ के मैदानों तक ये नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। भूकंप, जल से होने वाली बीमारियां और अंतरराष्ट्रीय विवादों में वृद्धि। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण क्षेत्र विशेष में भूकंप आने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाती है और जल के एकत्रित रहने के कारण जल में होने वाली बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और जल प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाती है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप संपन्न भूमि मालिकों एवं निर्धन भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ गई है, जिससे सामाजिक परिदृश्य बदल गया है। बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ प्राप्त करने वालों के बीच संघर्ष का कारण बनते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव कर आए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत एवं लाभ के बंटवारे को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कुछ जल विवाद भी हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कृष्णा नदी, कृष्णा गोदावरी जल विवाद। यह विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में हो रहा है। अब कावेरी जल विवाद है, यह विवाद तमिलनाडु व कर्नाटक राज्यों के बीच में चल रहा है। रावी व्यास का जल विवाद ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के राज्यों के बीच में हो रहा है। अब ये वर्षा के जल का संग्रहण देखिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हानिकारक प्रभाव और उन पर उठ रहे विभिन्न प्रकार के विवादों के परिप्रेक्ष्य में बहुत से लोगों का यह मानना है कि वैकल्पिक वर्षा जल संग्रहण तंत्र बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक रूप में व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। अब प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण के विभिन्न ढांचे भी पाए जाते हैं। मतलब पहले भी ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी जल का संग्रहण किया जाता था। भारत में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण पद्धति देखिए, भारत में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का प्राचीन काल से ही उपयोग रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल का संग्रहण कर सिंचाई के लिए पत्थर व मलबे के बांध निर्माण, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध व नहर जैसी जल संरचनाएं बनाई जाती रही हैं। स्थानीय स्तर पर भी अन्य प्रचलित विधियों की सहायता से वर्षा जल का संग्रहण किया जाता रहा है। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि खेतों की सिंचाई की जा सके। राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के बीकानेर, हल्द्वानी और बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में
पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका थार मरुस्थल के सभी शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रचलित है। देखिए ये चित्र में दिखाया हुआ है वर्षा, ये जो जल छत का संग्रहण कैसे किया जाता है। देखिए पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल को छाना जाता है। फिर भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग विभिन्न कार्यों हेतु किया जा सकता है। अब देखिए हमारे क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण जो तंत्र है वो तालाब, पोखर, बावड़ी जैसी चीजें हैं। परंपरागत छत जल संग्रहण राजस्थान के बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में पीने के लिए जल संग्रहित करने के लिए प्रत्येक घर में भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं, जिसे टाका कहते हैं। टाका की सहायता से छत के वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है और इस जल को पाइपों द्वारा टाका में लाया जाता है। टाका में वर्ष भर के लिए वर्षा जल संग्रह किया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा जल पीने के जल के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में पालर पानी कहा जाता है। भूमिगत टाका का प्रयोग घरों को ठंडा रखने के लिए भी किया जाता है। अब इंदिरा गांधी नहर द्वारा वर्ष भर जल की उपलब्धता होने के बाद पश्चिमी राजस्थान में जल संग्रहण की परंपरागत विधियां अपना महत्व खोती जा रही हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले के गंडामूर गांव के लोगों ने छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करके वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। इस गांव में प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और इस संदर्भ में यहाँ की संग्रहण जो दक्षता है वह 80% है। अब बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के मेघालय राज्य में नदियों और झरनों के जल को बांस के पाइप के द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करने की लगभग 200 वर्ष पुरानी यह विधि प्रचलित है। इस विधि में लगभग 18 से 20 मीटर जल सिंचाई के लिए बांस के पाइपों द्वारा सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। इस विधि में अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट से घटाकर पौधों में छोड़ा जाता है। इससे उसकी जल की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जल का दुरुपयोग भी नहीं होता। और देखिए बच्चों, आज आपको जल संसाधन वाला पाठ समझा दिया है। होमवर्क मिल जाएगा आपको, आप कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो आपको समझा देंगे। आप किताब में से भी छांट के कर सकते हैं।